हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 16 ऑफ दिसंबर और 16 ऑफ दिसंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। इसी के साथ मैं आपको 15 ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू भी कराऊंगा, क्योंकि 15 ऑफ दिसंबर को संडे था और संडे को मेरा एमसीक्यू वीडियो नहीं आता है। मंडे को मैं दोनों दिन के कवर करा देता हूं। क्लियर? तो इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का। यह सिर्फ अनाउंसमेंट नए बच्चों के लिए होती है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर बेसिक लेवल टू हायर लेवल तक इकोनॉमिक्स कराई जा रही है, जिसके ऑलरेडी 6 लेक्चर आ चुके हैं। आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा। उसमें 6 के 6 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। 7 लेक्चर जल्दी आने वाला है रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। क्लियर? चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। RBI has enhanced the collateral free loan limit for farmer from 1.6 लाख टू हाउ मच। अब ये पूछ रहा है कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो फार्मरों को लोन दिया जाता है विदाउट एनी कोलेट्रल, जिसकी लिमिट थी 1.6 लाख, अब वो कितनी कर दी है, वो कितनी बढ़ा दी है। तो आपको रिवीजन पर्पस के लिए बता देता हूं कि 26 नए आरबीआई गवर्नर बन गए। कौन बन गए? 26 नए आरबीआई के गवर्नर बन गए, और जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। कौन? संजय मल्होत्रा। फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लियर, मैंने ये बता दिया जिससे आपको याद रहे, क्योंकि ये क्या है, ये न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा क्वेश्चन आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि बताइए 26 आरबीआई गवर्नर कौन बने हैं। तो संजय मल्होत्रा जी बने हैं आरबीआई के गवर्नर। इनका टेन्योर है 3 साल का। याद रखना, 3 ईयर का टेन्योर होता है। जो भी आरबीआई गवर्नर बनता है उसका 3 ईयर का टेन्योर रहता है, ये भी याद रखना। अब अपन मेन क्वेश्चन पे आते हैं, बैक टू द मेन क्वेश्चन, कि कितना बढ़ा दिया है। तो 2 लाख कर दिया, उसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 2 लाख कर दिया है, कि 2 लाख तक अब फार्मर कोई लोन लेता है वो उसको कोलेट्रल नहीं देना पड़ेगा। जैसे मानिए आप किसी बैंक में लोन लेने जाते हो, तो सबसे पहले बैंक के मैनेजर होते हैं, बैंक के जो डायरेक्ट लोन प्रोवाइडर होते हैं, वो आपसे क्या डिमांड करते हैं? वो आपसे डिमांड करते हैं कि आप कुछ कोलेट्रल दे रहे हो क्या, कुछ भी मॉर्टगेज दे रहे हो क्या, कि इवन आप अपनी रजिस्ट्री रख रहे हो, हाउस लोन ले रहे हो तो अपनी रजिस्ट्री रखनी पड़ेगी, या फिर लोन निकाल रहे हो तो अपनी रजिस्ट्री रखनी पड़ेगी ज़मीन की, या फिर कुछ आपको गोल्ड लोन लेना है तो गोल्ड रखना पड़ेगा। ऐसा मॉर्टगेज आपको रखना पड़ेगा, कोलेट्रल आपको रखना पड़ेगा, तभी आपको लोन मिलेगा बैंक से। अब किसानों को ये फैसिलिटी है कि वो 2 लाख तक, अब लिमिट बढ़ा दिया, 2 लाख तक विदाउट एनी कोलेट्रल वो लोन ले सकता है। अब इसका कंसिक्वेंस क्या होगा? मेन क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ दिस डिसीजन। तो क्या है? फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी, फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी एज पर दी ऑब्जेक्टिव एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू डबल द फार्मर इनकम। क्लियर? याद रखना कि फार्मर की इनकम को डबल करना है, जो कि एम है गवर्नमेंट का, वो फुलफिल हो जाएगा। अब ये कैसे फुलफिल होगा? ये ऐसे फुलफिल होगा कि जब किसानों को ज्यादा लोन मिलेगा तो वो उसका इनपुट किसको देंगे? अपनी किसानी पे देंगे, और किसानी पे देंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी, प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी तो डेफिनेटली उनकी इनकम भी एनहांस होगी। समझे मेरी बात को? तो दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव होगा इसका? दूसरा कंसिक्वेंस, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। समझ गए मेरी बात को? तो ये 2 कंसिक्वेंस है, मैंने फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए बता दिया है। बस आपको याद रखना है कि आरबीआई ने जो लिमिट थी 1.6, 1,60,000 तक जो लोन ले सकता है, वो फार्मर को कोलेट्रल नहीं देना पड़ता, उसकी लिमिट बढ़ा के 2 लाख कर दिया। कितनी कर दिया है? 2 लाख। अब किसान 2 लाख अगर लोन लेता है तो उसको कोई कोलेट्रल नहीं देना पड़ेगा। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज सस्पेंडेड मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट टू इंडिया। देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या है कि स्विट्जरलैंड ने अभी एक मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देते हैं। ये क्या होता है ये भी आपको क्लियर करूंगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस क्या होता है? ये इंडिया हमेशा पाकिस्तान को देती है, पाकिस्तान रिटर्न में नहीं देती इंडिया को। अब ये होता क्या है ये भी जानेंगे अपन। तो स्विट्जरलैंड ने अभी मोस्ट फेवर्ड नेशन जो स्टेटस इंडिया को दे के रखा है वो सस्पेंड कर दिया है, विड्रॉल कर लिया है। और ये कब से हो जाएगा? और वी कैन से 1 जनवरी 2025 से ये लागू हो जाएगा। वी कैन से मोस्ट फेवर्ड नेशन जो स्टेटस दिया है उसको विड्रॉल कर दिया है, तो वो कम से कम एनफोर्स में आ जाएगा। अब ये हुआ क्यों ऐसा? तो सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया और स्विट्जरलैंड ने कब साइन किया था एक डबल
टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। क्या है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब सर ये क्या है? देखो इसी के पीछे पूरी कहानी रिवॉल्व करेगी। क्या है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये इंडिया और स्विट्जरलैंड ने साइन किया था 1994 में। कब? 1994 में। अब ये एग्रीमेंट है क्या? इस एग्रीमेंट का मेन मतलब ये है कि अगर दो कंट्री एग्रीमेंट साइन कर लेती हैं तो उन दोनों कंट्री कंपनी अगर एक दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उनको डबल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, एक ही कंट्री को पे करना पड़ेगा। जैसे अगर वो स्विट्जरलैंड में इन्वेस्ट कर रही है कोई इंडियन कंपनी तो स्विट्जरलैंड को ही टैक्स देना पड़ेगा उसके प्रॉफिट का। क्लियर? समझ गया? इंडिया को नहीं देना पड़ेगा। ये होता है इसका मतलब। और जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है वो पार्ट है किसका? इसी एग्रीमेंट का, जो कि 1994 में साइन हुआ था। अब स्विट्जरलैंड ने ये विड्रॉल क्यों किया है? क्या हुआ था? लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई कि कुछ कंपनियों के खिलाफ, स्विट्जरलैंड के खिलाफ, कि सर जो ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है इसको जब तक एनफोर्स नहीं करा जाएगा तब तक ये वी कैन से नोटिफाई नहीं कर दिया जाए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। कहां पर? कि DTAA मीन्स डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड until it is notified in इनकम टैक्स एक्ट। किसमें? जब तक ये नोटिफाई नहीं कर दिया जाएगा इनकम टैक्स एक्ट में तब तक इसको एनफोर्स में नहीं लाएंगे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान होगा जो कि स्विट्जरलैंड की कुछ कंपनियां हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, जैसे नेस्ले, एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे नोवार्टिस एक कंपनी है, फार्मेसी कंपनी, वो भी इंडिया में इन्वेस्ट करती है। नेस्ले कंपनी तो आप जानते होंगे, कैडबरी की टॉफी खाते हो तो बड़ी फेमस है नेस्ले तो, और कॉफी भी पीते हो नेस्ले की। क्लियर? ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है, आपको बता देता हूं। तो इसका लॉस क्या होगा कि स्विट्जरलैंड को, जो नेस्ले कंपनी है, उसको टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा इंडिया को अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अगर एनफोर्समेंट नहीं हुआ। तो इसी का वी कैन से रिटेलिएशन देने के लिए स्विट्जरलैंड ने क्या किया कि मोस्ट फेवर्ड नेशन जो कि स्टेटस देकर रखा है इंडिया को, वो विड्रॉल कर लिया और बोल दिया इससे क्या, इससे बेनिफिट क्या था कि जो इंडियन कंपनी स्विट्जरलैंड में वी कैन से इन्वेस्टमेंट कर रही थी तो उनको टैक्स कम कर दिया था। पहले था 10%, उसको कर दिया था 5% ड्यू टू मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस प्रोवाइडेड टू इंडिया बाय स्विट्जरलैंड। अब ये विड्रॉल हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, तो इससे क्या होगा? अगेन इंडियन कंपनी को 10% पे करना पड़ेगा। समझे मेरी बात को? अब क्वेश्चन बनता है कि एक एग्रीमेंट और साइन है, एक एग्रीमेंट है TEPA, ये और बता देता हूं मैं आपको नॉलेज के लिए। एक एग्रीमेंट है TEPA। ये क्या है सर? ये ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या है? ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट भी साइन करके रखा है इंडिया ने और यूरोप की 4 कंट्री ने। ये एग्रीमेंट है क्या? अब क्वेश्चन बनता है कि ये एग्रीमेंट है क्या, और स्विट्जरलैंड से पूछा गया कि आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जब विड्रॉल कर लिया, सस्पेंड कर दिया इंडिया से, क्या इसका इफेक्ट TPA पे भी इफेक्ट पड़ेगा? आप समझते हैं है क्या? देखो ये इंडिया और 4 यूरोप की कंट्री, कौन कौन सी? एक है आइसलैंड, दूसरी है स्विट्जरलैंड, तीसरी है नॉर्वे, फोर्थ है लिechtenstein। ये 4 कंट्रियों के बीच में एग्रीमेंट है इंडिया के साथ। ये एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट में क्या है? इन 4 कंट्री ने प्रॉमिस किया है कि विद इन वी कैन से ओवर 15 ईयर, 15 साल के अंदर ये चारों कंट्री इन्वेस्टमेंट करेंगी $100 बिलियन का। कितना इंडिया में इन्वेस्ट कितना करेंगी? $100 बिलियन का। इसी के साथ 1 मिलियन जॉब भी जनरेट करेंगी। क्या करेंगी? 1 मिलियन जॉब को भी जनरेट करेंगी ओवर 15 ईयर। अब स्विट्जरलैंड से पूछा कि आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस
विड्रॉल कर लिया, सस्पेंड कर लिया इंडिया से, क्या इसका इफेक्ट टीएपीए पे भी इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। स्विट्जरलैंड ने मना कर दिया कि टीएपीए एग्रीमेंट अलग चीज है और मोस्ट फेवर्ड नेशन अलग चीज है। क्लियर? तो उसका आंसर क्या है? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2024। ये पूछा है कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कौन से डे को पड़ता है, तो ये 14 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, 14 दिसंबर को। और इसका एम क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि सर व्हाट इज द एम ऑफ दिस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो इसका एम है एनर्जी कंजर्वेशन। क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी, these are the main motive of the that particular day observe on 14th of December। क्लियर? याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी 2024। ये पूछ रहा है कि बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये पड़ता है 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर को। अब ये है क्या? न्यूट्रलिटी मानते हो? न्यूट्रलिटी माने बराबर। तराजू का मतलब क्या होता है? जब तराजू में बराबर दोनों पहिए जो होते हैं, जो वीकेंड से जो दोनों साइड होती है, जब वो इक्वल कंडीशन पर रहती है, इक्वलाइज रहती है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइज। और जैसे ही जब किसी भी कंट्री में वार चल रहा हो या कुछ भी चल रहा हो, दूसरी कंट्री जब न्यूट्रल रहती है, ना ही वो उस कंट्री का सपोर्ट कर रही है, ना ही इस कंट्री का सपोर्ट कर रही है। जैसे आप जानते हो यूक्रेन और रशिया में भी वार चल रहा है, तो इंडिया भी न्यूट्रलाइज कह सकते हैं कि इंडिया एक न्यूट्रल कंट्री है, ना ही वो यूक्रेन का सपोर्ट कर रही है, ना ही रशिया का सपोर्ट कर रही है। समझ लो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये कारण है, समझे। अब क्या हुआ था, जब हमारा देश आजाद हुआ था और उस टाइम कोल्ड वार चल रहा था, जब कोल्ड वार चल रहा था किस किस के बीच में? यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वार चल रहा था। तो हमारी कंट्री नाम का सपोर्ट कर रही थी। क्या कर रही थी? नाम का सपोर्ट कर रही थी। और नाम क्या था? नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट। क्या था? नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट। क्या था ये उन कंट्रियों ग्रुप था जो कि दोनों पार्टी की तरफ नहीं थी। वी कैन से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था कि ये ऐसा ग्रुप जो कि दोनों कंट्री, जो कोल्ड वार में जो दोनों कंट्री का सपोर्ट नहीं कर रही थी, न्यूट्रल थी, उनको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मेंबर बनाया गया। और इंडिया इसकी फाउंडर मेंबर थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु इनॉग्रेट जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जियो साइंस म्यूजियम इन ग्वालियर। तो आप देख पा रहे होंगे जगदीप धनकर। जगदीप धनकर कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है। और मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक न्यूज बताई थी इनके ऊपर कि राज्यसभा के अंदर, क्योंकि जो होता है वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। कौन होता है? राज्यसभा का चेयरमैन होता है। और जो अपोजिशन पार्टी है राज्यसभा में, उन्होंने इनके ऊपर ब्लेम लगाया कि ये एक्सप्लिसिटली वी कैन से पार्टीशन फॉलो कर रही हैं और जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी का उसका सपोर्ट कर रही है। इवन उसकी गवर्नमेंट पॉलिसी जितनी भी आ रही है उसका सपोर्ट करते हैं जगदीप धनखड़ साहब। ये न्यूट्रल नहीं है और चेयरमैन और स्पीकर को हमेशा शुड बी या न्यूट्रल रहना चाहिए इन द हाउस। क्लियर? तो इस वजह से जो अपोजिशन पार्टी थी राज्यसभा का, उन्होंने क्या किया, एक नोटिस निकाल दिया फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन। वो मैंने आपको डिटेल में समझाया, शायद आई थिंक 11 दिसंबर के डिटेल करंट अफेयर में बताया है आपको। आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा लाइव सेशन चलता है 9:30 बजे, जिसमें हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी आपको सुबह 9:30 बजे बताया जाता है। लाइव आता हूं, आपके क्रॉस क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा, वीकेंड से आपके जितने भी डाउट होंगे उनको भी रिजॉल्व करूंगा। आप कमेंट कर सकते हैं। लाइव चलता है मेरा सुबह 9:30 बजे हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। आपको क्या करना है, सिर्फ ओनली सुबह 9:30 बजे आना है, अपने डाउट देना है, मेरा वीडियो देखना है। क्लियर? मैं लाइव रहूंगा उस वक्त, उसमें लाइव पढ़ाता हूं आपको। पहले मेरा जो न्यूज़पेपर का वीडियो था जो 10 बजे आता था, वो क्या था, वीकेंड से रिकॉर्डेड था, पर मैंने उसको लाइव कर दिया। अब 9:30 बजे से मैं लाइव आता हूँ। क्लियर? याद रखना। तो अभी क्या है, ग्वालियर में एक जियो साइंस म्यूजियम बना है। कहाँ पर? विक्टोरिया मार्केट में। ये पहले विक्टोरिया मार्केट थी, इसको विक्टोरिया मार्केट बोलते हैं। और यहाँ पर पहले
क्या हुआ था, विक्टोरिया मार्केट है ये, क्लियर, ग्वालियर की बड़ी फेमस मार्केट है ये, सिंधिया के टाइम बनी थी विक्टोरिया मार्केट, इवन इसमें आग भी लग गई थी। तब ये पहले किताब घर था यहाँ पर, बुक से मिलती थी यहाँ पर इसके अंदर। देन आफ्टर इसमें आग लगने के बाद तो इसका रिनोवेशन हुआ। देन आफ्टर ये म्यूजियम बना दिया गया जियो साइंस का, किसका, जियो साइंस म्यूजियम बना दिया ग्वालियर के अंदर। अब इसका इनॉग्रेशन हो रहा है, कौन कर रहा है इसका इनॉग्रेशन, वी कैन से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, क्लियर, कर चुके हैं। और इवन इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर अर्थ की ऑल एक्टिविटी शोन इन दिस पर्टिकुलर म्यूजियम। कैसे, वॉल्केनो एक्टिविटीज, वी कैन से दैट्स मेट्रॉइड्स, क्लियर। देन आफ्टर origin of the earth, as well as क्या, लाइफ फॉर्मेशन ऑन अर्थ, लाइफ का कैसे फॉर्मेशन हुआ हमारे अर्थ पर, दैट ऑल्सो शोन दिस पर्टिकुलर म्यूजियम। तो ये म्यूजियम घूमने जरूर आना, ग्वालियर में है, जैसे ग्वालियर किला फेमस है, अब एक और चीज फेमस हो गई है ये म्यूजियम। आपको जियो साइंस म्यूजियम अगर देखना है तो महाराजवाड़ा, जो ग्वालियर का महाराजवाड़ा है वहां पर विक्टोरिया मार्केट है, विक्टोरिया मार्केट में ये म्यूजियम बना हुआ है, क्लियर, याद रखोगे। तो कौन ने अभी इनॉग्रेशन किया है, जगदीप धनखड़ साहब ने। चलते हैं अपना इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ चैटबॉट लॉन्च बाय पीएम नरेंद्र मोदी टू असिस्ट डिवोटीज ड्यूरिंग महाकुंभ मेला 2025। देखो आप जानते हो कि महाकुंभ मेला हो रहा है और इलाहाबाद में है, ये कहाँ पर है, इलाहाबाद में 2025 में महाकुंभ मेला होने वाला है। कब से कब तक, 15 जनवरी से लेकर 25 फरवरी 2025 से महाकुंभ मेला चलेगा इलाहाबाद के अंदर, क्लियर, प्रयागराज के अंदर, इलाहाबाद नहीं प्रयागराज के अंदर, क्लियर। तो क्या है कि इसके लिए अभी मोदी साहब ने एक चैटबोर्ड निकाला है जिसका नाम है महाकुंभ सहायक। क्या नाम है, महाकुंभ सहायक, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 11 भाषाओं में जानकारी मिलेगी इसमें। जो ऑल इंडिया का आदमी आएगा यहाँ पर उनको 11 लैंग्वेज में वी कैन से वो कुछ भी अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं रिलेटेड टू द महाकुंभ, क्लियर, समझ गए मेरी बात को। और इसके लिए योगी सरकार भी बड़ी तैयारी करेगी और इसके साथ इसको एक अलग जिला वी कैन से सिंगल डिस्ट्रिक्ट, अलग डिस्ट्रिक्ट भी घोषित कर दिया, अनाउंस कर दिया कि महाकुंभ एक अलग डिस्ट्रिक्ट होगा। कब तक, जब तक कुंभ नहीं हो जाता, क्लियर, समझ गए, सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, मनीष जैन वॉज अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। देखो मनीष जैन है, ये बन गए यस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सिंपल है, तो इंपोर्टेंट भी नहीं है, क्लियर। तो फ्रैंकोस बियोरो हैज बीन अपॉइंटेड न्यू पीएम ऑफ विच कंट्री। ये पीएम बन गए हैं फ्रांस के, इनको फ्रांस का पीएम बना दिया गया है और प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट किया है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बता दीजिए फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट है एमुनल मैक्रोन। क्या नाम है, एमुनल मैक्रोन इनका नाम है, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने नए पीएम को अपॉइंट कर दिया है जिनका नाम है फ्रांकोस बेरू, ऐसे नाम होते हैं इनके, क्लियर। तो और दूसरा है मिखिल केवलशविती बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। अरे यार मुझे कभी कभी ये फील होता है कि ये लोग वहाँ कैसे प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं ना डिफिकल्ट नाम। हमारे यहाँ के नाम बड़े सिंपल हैं, सपना, मनीष, पूजा, आरती, प्रियंका, इवन ये इतने सिंपल नाम होते हैं कि अपन आराम से प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं। पर इनके नाम इतने डिफिकल्ट होते हैं इवन आप प्रोनाउंसिएशन कर ही नहीं सकते, क्लियर। पर अपना काम है करना, मजबूरी में कैसे भी करेंगे क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, हमें तो करना है हुक बाय क्रुक, क्लियर। तो क्या है, मिखिल केवलशविती ये बने हैं जॉर्जिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो क्लियर। तो इसी के साथ 15 और 16 दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। अब आपको क्या करना है, एक तो बात ध्यान रखना है आपको कि मेरा हमेशा रेगुलरली 9:30 बजे लाइव सेशन आता है रिलेटेड टू हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पीआईबी, जो मैं आपको रेगुलरली पढ़ाता हूं। पहले अपलोडेड था, अब मैंने 3 दिन से लाइव कर दिया स्टार्ट। अब 9:30 बजे से मैं लाइव आता हूं,
क्लियर, इस बात को नोटिस कर लीजिए, मैं 9:30 बजे से लाइव आता हूं, आपके डाउट क्लियर कर सकता हूं। क्लियर, तो आ जाइए 9:30 बजे, उठ के वीडियो देखिए और अपने डाउट को क्लियर करिए। क्लियर। दूसरी बात, अब 5-10 मिनट का रेस्ट करिए। इसके बाद आपको क्या करना है, मेरे YouTube चैनल को खोलना है, वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा, जिसमें ऑलरेडी मैं 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, 6 चैप्टर अपलोड कर चुका हूं। जल्दी ही इन्फ्लेशन पर भी वीडियो आने वाला है। तो आपकी इकोनॉमिक्स बेसिक लेवल से हायर लेवल तक पढ़ाई जा रही है, बड़े फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उसको भी देखिए। मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद।